Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Business Statistics. In today's lecture, we will discuss upon the topic classification of data. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा का क्या कॉन्सेप्ट है, इसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रॉपर डेफिनेशंस अवेलेबल हैं. After collection and editing of data, the next step towards further processing the same is classification. It is the grouping of related facts into classes. Facts in those of one class differ from those of another. Sorting facts on the basis of one is called classification, and then on another basis is called cross classification. This process can be repeated as many times as there are possible bases of classification. यानी कि जब एक बार कलेक्शन और डेटा एडिटिंग की प्रोसेस ख़त्म हो जाती है, उसके बाद अगला स्टेप रहता है क्लासिफिकेशन. दिस इज द फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा नोन विद द नेम ऑफ क्लासिफिकेशन. क्या मतलब है क्लासिफिकेशन का? ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड फैक्ट्स इनटू क्लासेस. यानी कि जो आपके पास डेटा अवेलेबल है, उस डेटा को क्या करना है, आपको क्लासेस में उनकी ग्रुपिंग करनी है. तो जब आप जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं उनको जब आप कुछ पर्टिकुलर क्लासेस में ग्रुपिंग फॉलो करते हो या उनकी ग्रुपिंग फॉलो करते हो, तो उसे हम क्लासिफिकेशन का नाम देते हैं. एक क्लास में जो फैक्ट्स अवेलेबल होते हैं वो दूसरी क्लास के फैक्ट्स से बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं. दोनों में किसी भी तरीके का कोई भी सिमिलरिटी नहीं होती है. यानी कि एक क्लास के अंदर जो डेटा होता है वो होमोजेनियस होता है, लेकिन दो क्लास आपस में हेट्रोजीनियस होती हैं. जब हम एक बेसिस पर क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं, जब हम एक बेसिस पर डेटा को या फैक्ट्स को सॉर्ट करते हैं, तो हम इसे क्लासिफिकेशन का नाम देते हैं. और जब हम इसी में फर्दर क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं अनदर बेसिस पर, तो हम इसको क्रॉस क्लासिफिकेशन का नाम देते हैं. इस प्रोसेस को हम तब तक रिपीट कर सकते हैं जब तक हमारे पास पॉसिबल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस अवेलेबल होते हैं, तब तक हम क्लासिफिकेशन की प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं. क्लासिफिकेशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं. यहाँ पर मान लीजिए कि एक कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स एडमिशन्स लेना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, वो उसके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म को परचेस करेंगे और इसे ऑफिस में सबमिट करेंगे. अब ये जो एप्लीकेशन फॉर्म इनकी तरफ से परचेज किया गया है, इसमें कुछ पर्टिकुलर्स होंगे. जो सर्टेन पर्टिकुलर्स होंगे उनके बारे में इन्हें इन्फॉर्मेशन देनी होगी. कौन कौन से पर्टिकुलर्स हो सकते हैं इसमें? जैसे कि प्रीवियस एग्जामिनेशंस में उन्होंने कितने मार्क्स गेन करे हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या है, उनका नेशनलिटी क्या है. ऐसे ही और बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं. उसके रिगार्डिंग उन्हें डिफरेंट इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है इन दैट पर्टिकुलर फॉर्म. अब मान लीजिए कि इंस्टीट्यूशन में या कॉलेज में कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जो ये पता करने में इंटरेस्टेड है कि कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फर्स्ट क्लास हैं, कितने सेकंड क्लास हैं और कितने थर्ड क्लास स्टूडेंट्स हैं. यानी कितने फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स, कितने सेकंड क्लास स्टूडेंट्स और कितने थर्ड क्लास स्टूडेंट्स ने कॉलेज में एडमिशन लिया है. अगर इस फैक्ट को कोई पर्टिकुलर पर्सन जानना चाहता है तो क्या करेगा, वो जितने भी फॉर्म्स हैं हर फॉर्म को इंस्पेक्ट करेगा और फिर वहाँ से इंफॉर्मेशन गेन करेगा कि जो एक पर्टिकुलर फॉर्म है जिस स्टूडेंट का है वो फर्स्ट क्लास की कैटेगरी में है, सेकंड क्लास की कैटेगरी में है या फिर थर्ड क्लास कैटेगरी में है. तो एक तरीके से यहाँ पर क्लासिफिकेशन को मार्क्स के बेसिस पर फॉलो किया गया है इन डिफरेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, जिसमें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास ये तीन कैटेगरीज डिफाइन की गई हैं. ये क्लासिफिकेशन का एक बेस हो गया. ठीक है. इसके साथ साथ वो ये जान सकता है कि अगर कॉलेज में 1000 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है तो उसमें से इसने कंक्लूजन निकाला कि उनमें से 150 स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स थे, 700 सेकंड क्लास स्टूडेंट्स थे और 150 थर्ड क्लास स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया. तो ये इसके पास एक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो गई. तो जब तक वो क्लासिफिकेशन नहीं करता तब तक ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को कैप्चर नहीं कर सकता था. यानी कि अगर आपको डेटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले कोई ना कोई एक बेस फॉलो करते हुए उसे आपको क्लासिफाई करना ही होगा. It means the process with the help of which this information in a summary form is obtained is called the classification of data.
तो ये बात हम कर रहे थे अभी है ना कि जब जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है तो उस डेटा को हमें क्या करना है, समरी फॉर्म में ऑब्टेन करना है। तो समरी फॉर्म में ऑब्टेन करने के लिए हम जिस प्रोसेस को फॉलो करते हैं उसे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा का नाम दिया जाता है। तो एक प्रॉपर डेफिनेशन इसकी बन सकती है, कंक्लूड कर सकते हैं इसको हम कि क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू होमोजेनियस ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि डेटा के अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करते हुए उस बेसिस पर जब आप डेटा को होमोजेनियस ग्रुप्स में अरेंज करते हो तो इस प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन का नाम देते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम इसके कुछ डेफिनेशंस स्टडी कर लेते हैं। द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सेक्रेस्ट। प्रोफेसर सेक्रेस्ट के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू सीक्वेंसेस according to their common characteristics or separating them into different related parts। तो जो क्लासिफिकेशन है, क्या होता है क्लासिफिकेशन में, हम क्या करते हैं, डेटा को एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं और जो डेटा को सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है वो उस डेटा में उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर फॉलो किया जाता है। या फिर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डेटा है उसको हम डिफरेंट रिलेटेड पार्ट्स में सेपरेट करते हैं। तो इस सेपरेट करने की प्रोसेस को या सीक्वेंशियल वे में अरेंज करने की प्रोसेस को क्लासिफिकेशन का नाम दिया जाता है एज पर प्रोफेसर सेक्रेस्ट। ऐसे एक और डेफिनेशन दे रखी है इसके अंदर, दैट इज अकॉर्डिंग टू स्पर एंड स्मिथ। स्पर और स्मिथ क्या कहना था इनका, द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा बाय अरेंजिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज इन क्लासेस और डिविजन्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। यानी कि इनका कहना था कि जब हम डेटा को सिमिलर प्रॉपर्टीज के बेसिस पर प्रेजेंट करते हैं क्लासेस में, डिविजन्स में, तो इस प्रोसेस को क्लासिफिकेशन का नाम दिया जाता है। द डेफिनेशंस आर वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ कम टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी कि पीछे हमने जो कॉन्सेप्ट और इसकी डेफिनेशंस को डिस्कस किया है उसको ध्यान में रखते हुए हम क्लासिफिकेशन के कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस कर सकते हैं। क्या क्या है ये ऑब्जेक्टिव्स? द वेरी फर्स्ट वन इज द टू मेक स्टैटिस्टिकल डेटा सिंपल एंड ब्रीफ। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है क्लासिफिकेशन का, जो डेटा आपने कलेक्ट किया है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। उस कलेक्टेड डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी को एलिमिनेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं और इस तरीके से जो डेटा है वो आपके पास सिंपल और कंसाइज फॉर्म में अवेलेबल होता है, जिससे कि हर कोई उसको अब आसानी से समझ सकता है। तो इजीली आप डेटा को स्टडी कर सको, उसको रीड कर सको, उसके लिए क्लासिफाई करना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज the very first objective and main objective of classification. Second one is the to clarify similarity and dissimilarity. Similarity और dissimilarity को clarify करने के लिए, यानी कि डेटा लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है, उनमें से कौन कौन से डेटा ऐसे हैं जो सिमिलर प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कौन से डिफरेंट प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको क्लैरिफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम डेटा को प्रॉपर्ली क्लासीफाई करते हैं। तो व्हेन वी arrange the classified data items into groups with similar properties and keeping these groups separately, the similarities and dissimilarities between them can be understood easily। तो इसके लिए आप एक बेस बना के चलते हो। तो जब आप बेस लेके चलते हो इसको हम नाम देते हैं क्लासेस का या ग्रुप्स का। तो डिफरेंट ग्रुप्स या क्लासेस के बेसिस पर आप डेटा को सेपरेट करते हो और सेपरेट करने की प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन का नाम देते हैं। तो जब सेपरेट किया जाता है तो जो डेटा जिस क्लास से बिलोंग करता है उसको उसी क्लास में रख दिया जाता है। तो इस बेसिस पर आप डेटा को सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पर स्टडी आसानी से कर सकते हो, उसको आसानी से समझ सकते हो। जैसे डेटा दे रखा है आपके पास ऑल ओवर पर्सन्स का, अब इसमें से कितने लिटरेट हैं कितने इलिटरेट हैं उसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, कितने मैरिड हैं कितने अनमैरिड हैं इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, कितने पास्ड हैं स्टूडेंट्स के डेटा में से और कितने फेल्ड स्टूडेंट्स हैं।
इसको भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो कुल मिला के सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी को क्लैरिफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेटा को प्रॉपर्ली क्लासिफाई किया जाता है। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन इज हेल्पफुल इन कंपैरिजन। वन पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टू मेक द फैक्ट्स कंपेरेबल, यानी जब आप डेटा को प्रॉपर्ली क्लासिफाइड कर देते हो तो उसके बेसिस पर उनका कंपैरिजन पॉसिबल हो जाता है। डेटा अगर रफली कलेक्टेड कर रखा है आपने और उसको आपने क्लासिफाई नहीं किया है तो कलेक्शन और एडिटिंग के बाद डेटा कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन क्लासिफिकेशन के बाद आप कंपैरिजन कर सकते हो डेटा को। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि दो डिफरेंट स्कूल्स हैं, उनके रिजल्ट्स को आपको प्रॉपर्ली कंपेयर करना है। तो जब दोनों स्कूल्स अपने रिजल्ट को प्रॉपर्ली क्लासिफाइड कर देते हैं या क्लासिफाइड वे में प्रेजेंट कर देते हैं तो उसके बाद उन दोनों स्कूल के रिजल्ट को प्रॉपर्ली कंपेयर किया जा सकता है और उसके बेसिस पर यह डिसीजन भी लिया जा सकता है कि किस स्कूल का रिजल्ट बेटर है। क्लियर? फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज मेकिंग अ लॉजिकल अरेंजमेंट। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन। ये एक वो लॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें जो डेटा आइटम्स हैं उनको रेगुलर और प्रॉपर्ली अरेंज्ड वे में प्रेजेंट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कंप्लीट पॉपुलेशन के रिगार्डिंग डेटा आइटम्स को कलेक्ट किया गया। अब क्लासिफिकेशन क्या करेगा? इसको अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू जेंडर, अकॉर्डिंग टू कास्ट, अकॉर्डिंग टू रिलीजन, अकॉर्डिंग टू स्टेट, अकॉर्डिंग टू अर्बन पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू रूरल पॉपुलेशन, इस तरीके से अरेंज कर देगा और अरेंज करके इनको लॉजिकल वे में अरेंज करेगा। ऐसे अरेंज नहीं करेगा बल्कि एक लॉजिकल वे में अरेंज करेगा। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ? क्लासिफिकेशन के बेसिस पर पॉसिबल हुआ। भाई आपने ऑल ओवर इंडिया की पॉपुलेशन को कलेक्ट करा, अब मान लीजिए स्टेट वाइज डिवाइडेशन करना है तो क्या करेगा? कंट्रीज को स्टेट्स में डिवाइड करेगा, स्टेट्स को डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड करेगा, डिस्ट्रिक्ट को टाउन में डिवाइड करेगा, तहसील्स में डिवाइड करेगा और उसके बेसिस पर प्रॉपर वे में डेटा को कलेक्ट करता चला जाएगा, अरेंज करता चला जाएगा। तो एक तरीके से डेटा को लॉजिकल वे में अरेंज करने का एक तरीका है क्लासिफिकेशन। एंड द नेक्स्ट वन इज द टू प्रेजेंट द बेसिस फॉर टैबुलेशन। क्लासिफिकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप रहती है टैबुलेशन। तो एक तरीके से टैबुलेशन के लिए ये एक बेस का काम करता है। अगर डेटा अनऑर्गेनाइज्ड है, अनरिफाइंड है, तो इसको टैबुलेट कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। और इस पर्टिकुलर डेटा पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को फॉलो करना तो लगभग नामुमकिन है, इम्प्रैक्टिकल है। तो इसी वजह से जो डेटा ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्लासिफिकेशन है डेटा का, दिस इज द बेसिस फॉर टैबुलेशन। क्लियर? द लास्ट वन इज द यूटिलिटी। Classification increases the utility of statistical data by lending them uniformity। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो डेटा है, स्टैटिस्टिकल डेटा है, उनको यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करते हुए क्लासिफिकेशन स्टैटिस्टिकल डेटा की यूटिलिटी को इंक्रीज कर देता है। यही अगर डेटा स्कैटर्ड फॉर्म में अवेलेबल है तो उसकी कोई भी यूटिलिटी नहीं होती है, लेकिन अगर आपने क्लासिफिकेशन कर रखा है डेटा का तो उसके बेसिस पर, क्योंकि आपने यूनिफॉर्मिटी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया है, तो स्टैटिस्टिकल डेटा की यूटिलिटी इस बेसिस पर इंक्रीज हो जाती है। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। थैंक यू।